हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग नीट का फिजिक्स का एक पेपर सॉल्व करेंगे जिसका सिलेबस है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। तो जो क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी है उसमें जो बुक वन है वो इसका सिलेबस है। तो अगर आपको पेपर ट्राई करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, वो डाउनलोड कर ले, पेपर ट्राई करे, 1 घंटे से ज़्यादा का समय ना ले। और उसके बाद ये सोल्यूशन लेक्चर देखे जिन क्वेश्चन में डाउट आ गया उनके लिए, ठीक है, या जिन क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लगा या जो क्वेश्चन हुआ ही नहीं उसको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में C1 C2 C3 तीन कैपेसिटर्स दे दिए, तीनों सीरीज में है। हर एक कैपेसिटर जो आपको बोला गया है 50 वोल्ट से ज़्यादा का वोल्टेज सहन नहीं कर सकता। तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम कितना वोल्टेज आप अप्लाई कर सकते हो? 50। उससे ज़्यादा अप्लाई करोगे तो कैपेसिटर डैमेज हो जाएगा। तो द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो इस एक्स और इस वाई इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अप्लाई कर सकते हो क्या होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें गलती कैसे करते हैं लोग। सोचते हैं कि सबके अक्रॉस मैक्सिमम 50 हो सकता है, तो 50 इसके अक्रॉस, 50 इसके अक्रॉस, 50 इसके अक्रॉस, यानी टोटल के अक्रॉस मैक्सिमम 150 हो सकता है। तो इसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो गलत है। क्यों गलत है देखो। अब क्योंकि कैपेसिटर्स यहाँ पे ऐसा ऐसा वैल्यू है, अगर सेम कैपेसिटर होता है ना तब आप कर सकते थे, ऐसा सेम नहीं है तो देखो क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं रीज़न भी बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दो कि ये तीनों कैपेसिटर किस में है? सीरीज़ में। सीरीज़ में इसका मतलब तीनों में चार्ज सेम होगा, तो Q इक्वल टू सी वी, ठीक है। अब यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या हो जाएगा? Q बाय सी। तो Q बाय सी अगर आप करोगे, फर्स्ट वाले का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा Q बाय 20, सेकेंड वाले के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा Q बाय 40, क्योंकि C की वैल्यू 20 40 50 है। तो V1 V2 V3 का रेशियो, तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका रेशियो ऐसा होना चाहिए। तो Q तो रेशियो है तो कॉमन एक कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो। सपोज मैं 200 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आपको किसी और नंबर से करना है तो करो। बेसिकली हम सबको होल नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, आप लेते होगा तो कैलकुलेशन आसान होगा बस। तो मैं 200 सबको मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया। तो V1 V2 V3 का रेशियो इतना होना चाहिए, ठीक है। अब इसको आपको देख के क्या लग रहा है? V1 सबसे बड़ा होगा। देखो ना, 10 5 और 4 में सबसे बड़ा कौन है? V1। तो 10 है ना, तो V1 सबसे बड़ा है, यानी इसके अक्रॉस सबसे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ओके, अब मैक्सिमम 50 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट लगा सकते थे। अब ये मैक्सिमम झेल सकता है ना, मतलब 50 वोल्ट तो इंडिविजुअल के अक्रॉस लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि इसके अक्रॉस मैक्सिमम रखना है तो इसको मैं 50 कर दूंगा। तो इसको मैं 50 कर दूंगा। अब इसको 50 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? मैं 2 से। अब रेशियो है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 50 हो गया, तो ये 10 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कोई कैलकुलेशन एरर किया है क्या? मैंने 200 से मल्टीप्लाई किया तो 10, 240 का 5, 205 का 4, ठीक है ना। तो 5 गुना, अरे मैं 5 गुना कर रहा हूँ ना, सॉरी। तो मैं सबका 5 गुना कर रहा हूँ, तो ये 50, ये 25 और ये 20, ठीक है। अब यानी V1 V2 V3 का रेशियो ऐसा होना चाहिए, है ना। अब सिर्फ रेशियो भी नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू भी है। 50 वोल्ट इसके अक्रॉस, 25 वोल्ट इसके अक्रॉस और थर्ड वाले के अक्रॉस 20, तो तीनों को ऐड करेंगे तो 50 प्लस 20 प्लस 25 मतलब 95 वोल्ट, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 95 वोल्ट, ठीक है। आपने रेशियो निकाल लिया था, ठीक है। अब रेशियो में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो उसके अक्रॉस 50 होगा, क्योंकि 50 सबसे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसको 50 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, तो रेशियो तो सबको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसके अक्रॉस जब 50 वोल्ट का रहेगा तो सेकंड वाले के अक्रॉस 25 का रहेगा, थर्ड वाले के अक्रॉस 20 का रहेगा, तो तीनों का सम करेंगे तो 95, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर द गिवन ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट R इक्वल टू 3.5। तो अगर आप R इक्वल टू 3.5 देखोगे तो 3.5 यहाँ कहीं होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3.5 होगा। तो 3 पर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है ग्राफ में, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है स्लोप ऑफ V वर्सेस R कर्व, मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अगर मैग्नीट्यूड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डी बाई डी आर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। अब लेकिन यहाँ पे स्लोप क्या है? ये तो वी वर्सेस आर ग्राफ ही है। यहाँ पे स्लोप क्या होगा? जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? जीरो। तो स्लोप जीरो मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। इन द फॉलोइंग सर्किट द ईएमएफ ऑफ सोर्स इज 200 वोल्ट। आर दे दिया, एल दे दिया है, सी दे दिया है, फ्रीक्वेंसी इज वेरिएबल, देन द रिजल्ट करंट एट फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू जीरो एंड एफ इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। जब एफ इक्वल टू जीरो होगा तब ओमेगा जीरो है, और जब एफ इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तब ओमेगा इन्फिनिटी है, ठीक है। अब जो एक्सी माइनस एक्सएल है ना, हमें तो क्या पूछा है? करंट पूछा है ना, ठीक है। जेड की वैल्यू निकालते हैं। जेड क्या होता है? जेड स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर,
ठीक है, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने दो अभी के लिए। एक्स सी हो जाएगा 1/ओमेगा सी, एक्स एल हो जाएगा ओमेगा एल इसका स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप यहाँ जब ओमेगा इक्वल टू ज़ीरो है उसमें इसका वैल्यू पुट करोगे तो जेड की वैल्यू जब ओमेगा ज़ीरो है, ठीक है, जेड की वैल्यू जब ओमेगा ज़ीरो है तो क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा को जीरो पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ये तो कुछ फाइनाइट क्वांटिटी, तो इन्फिनिटी का इन्फिनिटी माइनस समथिंग भी इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, तो मतलब जेड की वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है, ओके, अब जेड इक्वल टू जीरो पुट किए तो इन्फिनिटी हो गया, ये जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो फिर से जीरो माइनस इन्फिनिटी, फिर से इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी। तो जेड की वैल्यू जब ओमेगा इन्फिनिटी है या जेड की वैल्यू जब ओमेगा जीरो है, दोनों केस में जेड की वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। तो अगर जेड की वैल्यू इन्फिनिटी है, अब आपका करंट क्या होता है, पीक करंट होता है ई नॉट बाय जेड, पीक ईएमएफ डिवाइडेड बाय जेड। अब जेड की वैल्यू इन्फिनिटी है तो पीक करंट क्या होगा, जीरो, तो करंट आपको होना चाहिए जीरो। ठीक है, दोनों केस में जीरो, तो ऑप्शन डी। यहाँ पे तो सेकंड केस में 10 एम्पियर बोला, लेकिन दोनों केस में ऑप्शन क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, ओके। ड्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 50 किलो वोल्ट, 50 इलेक्ट्रॉन किलो वोल्ट, 50, ओके, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, इज डिस्क्राइबिंग सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस इतना है इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन दैट डिस्क्राइब्स द सर्कुलर पार्ट ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना इन द सेम प्लेन। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है तो रेडियस की वैल्यू निकालते हैं, रेडियस क्या होता है, एम वी बाय क्यू बी, और एम वी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी टर्म्स में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, रेडियस का स्क्वायर, चार्ज का स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ये आ रहा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब दोनों केसेस में क्या क्या सेम है वो देख लेते हैं। तो सेम क्या क्या है, रेडियस 0.5, रेडियस 0.5, तो रेडियस वाला फैक्टर दोनों केस में सेम है। ठीक है, दोनों केस में सेम मैग्नेटिक फील्ड है, सेम बी, तो बी वाला फैक्टर भी दोनों केस में सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ किसके प्रोपोर्शनल हो गया, तो जो आप रेशियो लोगे इसका तो ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों केस का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लोगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों केस में सेम है। तो क्या बचने वाला है, क्यू स्क्वायर बाय एम। ठीक है, अब चार्ज की बात करें तो ड्यूट्रॉन का चार्ज भी +1 ई होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी +1 ई होता है, तो ये भी दोनों केस में सेम है। तो आपका काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन ही था ना, हाँ, इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्यूट्रॉन। ठीक है, अब मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है आपका m, अगर तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन 2m होता है। ठीक है ना, तो ये m/2m यानी 1:2। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जो है डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन क्वेश्चन में दिया होता है 50, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 50 का डबल यानी 100। ठीक है, a capacitor with a plate separation d is charged to v volt. The battery is disconnected and a dielectric slab of thickness d/2 and dielectric constant 2 is inserted between the plates. The potential difference between the terminals, ठीक है, ओके, तो बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया यानी चार्ज कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, ये प्लेट है, ये प्लेट है। ठीक है, अब इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अभी आपको पता है, v, है ना। अब याद रखना अभी तो वैक्यूम वाला केस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम रहेगा, तो आधे डिस्टेंस के लिए देखेंगे तो आधे डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, v/2 बेसिकली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज होता है, तो जितने लेंथ में आधा हो गया और आधा अगेन आधा करेंगे तो आधा हो जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली इतने लेंथ पे यहाँ चल रहे तो v/2 का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो सेम लेंथ यहाँ चलेंगे तो v/2 का आएगा। ठीक है ना, तो मैं अभी वैक्यूम वाला केस है, मैं बता रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ के बीच में v/2 है, यहाँ से यहाँ के बीच में भी v/2 है। ठीक है, अब हम लोग डायलेक्ट्रिक भर दिए, तो ये वैक्यूम वाला केस है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डायलेक्ट्रिक भर देंगे। तो डायलेक्ट्रिक भरने के बाद अब डायलेक्ट्रिक भरा गया है बस आधे रीजन में, कितना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, 2 का। ठीक है, अब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आधी हो जाती है, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 का अगर मटेरियल फिल करेंगे तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आधा हो जाएगा, डिस्टेंस वही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आधा हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका आधा हो जाएगा। तो पहले कितना पोटेंशियल डिफरेंस v/2, तो अब हो जाएगा v/4। ठीक है, और इसके अक्रॉस में तो कुछ भी चेंजेस नहीं किए, तो इसमें अभी भी क्या रहेगा, v/2। याद रखना जिस रीजन में आप डायलेक्ट्रिक डालते हो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फैक्टर से डिक्रीज होता है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ई था तो यहाँ e/2 हो गया है, तो डिस्टेंस तो यही है d/2,
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आधा हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस आधा हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ई इंटू डी होता है, ठीक है। तो अब इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल में कितना हो जाएगा, V/4 प्लस V/2, यानी 2V/4 मतलब 3V/4, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। A charge of 10 microcoulomb is placed at the origin of XY coordinate system. The potential difference between the points 0, ठीक है। तो दो पॉइंट दे दिया आपको, एक 0, A और एक A, 0। तो ये होता है A, 0, ये होता है 0, A, ठीक है। तो बेसिकली ये पॉइंट भी ओरिजिन से ए डिस्टेंस दूर है, ये पॉइंट भी ओरिजिन से ए डिस्टेंस दूर है, और यहाँ पे आपने एक चार्ज रख दिया। अब इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q/A। अब इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा KQ/A। तो इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू KQ/A है, यहाँ पे पोटेंशियल KQ/A है। तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल का वैल्यू अगर सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। बेसिकली जिन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल में पूछा गया वो दोनों पॉइंट्स चार्ज से सेम डिस्टेंस दूर है, और तो कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। और कोई चार्ज होता तो उसका भी इफेक्ट दिखते। एक ही चार्ज है तो दोनों पॉइंट जो इक्वल दूरी पे होगी वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। इनफैक्ट अगर आप एक सर्कल बना दो ए रेडियस का, या एक स्फीयर बना दो ए रेडियस का जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो, उस स्फीयर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल KQ/A होगा, ठीक है। इन सीरीज एलसीआर सर्किट द वोल्टेज लीड्स द करंट व्हेन। तो वोल्टेज करंट को लीड कब करता है भाई, तो आपको पता है, अगर आप करंट के टर्म्स में याद की हो तो करंट जो है लीड करता है कैपेसिटिव सर्किट केस में, और करंट लैग करता है इंडक्टिव सर्किट केस में, ठीक है। यानी वोल्टेज लीड करता है इंडक्टिव सर्किट केस में, है ना। करंट अगर लैग कर रहा है वोल्टेज से इंडक्टिव सर्किट में तो वोल्टेज लीड कर रहा होगा, ठीक है। तो इंडक्टिव सर्किट के लिए, है ना, या तो प्योरली इंडक्टिव हो या इंडक्टिव नेचर उसका ज़्यादा हो। इंडक्टिव नेचर ज़्यादा होने के लिए आपको पता है एक्सएल की वैल्यू एक्सी से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब एक्सएल की वैल्यू एक्सी से ज़्यादा कब होगी, जब आपका 1 बाय, सॉरी ये तो ओमेगा एल होता है ना, ओमेगा एल ग्रेटर देन 1/ωc, ठीक है। तो आपको बोला गया है वोल्टेज लीड करेगा करंट को जब एक्सएल बड़ा हो एक्सी से। एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होती है, एक्सी इतना होता है। तो यहाँ से आप देखो ओमेगा ग्रेटर देन 1/LC का स्क्वायर रूट। अब इसी को तो ओमेगा नॉट बोलते हैं, तो ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया कंडक्टिंग रॉड है, इसका लेंथ है 4L, वो पॉइंट O के बाद रोटेट कर रहा है, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस 3L है, ठीक है। तो आपको अलग अलग पेयर ऑफ पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल आप जीरो मानो, याद रखना पोटेंशियल आप किसी पॉइंट का भी जीरो मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से, चलो इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, यहाँ से x डिस्टेंस दूर इस पॉइंट का पोटेंशियल होता है B ω x²/2। तो अगर जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, मतलब बेसिकली जो पॉइंट रेस्ट पे है उसका पोटेंशियल अगर आप जीरो मानोगे तो इतना होगा। अगर आप इसका जीरो नहीं मानना चाहते तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतना होता है, ठीक है, जिसमें ये हायर होता है ये लोअर होता है ना। ओके, अब एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव हो ये चीज़ हमेशा ट्रू है, लेकिन एक्स नेगेटिव भी हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो जो है यहाँ से आप कितना भी डिस्टेंस इस तरफ चल जाए इस तरफ चल जाए, इन दोनों पॉइंट ऑफ पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर सेम डिस्टेंस दूर जा रहे हो तो ये, अगर ये डिस्टेंस डी है ये भी डी है पॉइंट ऑफ रोटेशन से, तो यहाँ भी पोटेंशियल जितना होगा यहाँ भी उतना ही होगा एग्जैक्टली, ठीक है। ओके, अब ये लगाते हैं हम लोग। तो वैसे अगर सोचे तो वी ए की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, वी ए के लिए पॉइंट ए के लिए एक्स की वैल्यू क्या है, पॉइंट ए के लिए एक्स की वैल्यू है -L, इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है -L, क्योंकि ये वाला पॉइंट को मैं x = 0 बोल रहा हूँ तो x = -L है, और इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू 3L है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस 3L था, ठीक है। तो पॉइंट ए के लिए x की वैल्यू -L है, तो पुट करेंगे तो इतना। वैसे पॉइंट O के लिए 0 और पॉइंट C के लिए हाफ B ω x की वैल्यू 3L पुट करेंगे तो 9L का स्क्वायर यानी 4.5, ठीक है। तो ये 4.5 B ω L² है और ये 0.5 B ω L², ठीक है। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल, पॉइंट सी का पोटेंशियल तो सब में पुट करते हैं, सॉरी। तो VA-V0, तो VA-V0 करेंगे तो हाफ आना चाहिए, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड वाले में VO-VC करेंगे तो -4.5 आएगा, गलत। थर्ड वाले में VA-VC, तो VA-VC करेंगे तो -4 आएगा, तो -4 होना चाहिए था B ω L², ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। और लास्ट वाले में आपको बोला गया है VC-VO 4 आएगा, ठीक है, तो ये 4 आना चाहिए था, तो ये भी गलत है। तो चारों गलत है, अगर मैंने कोई कैलकुलेशन एरर नहीं किया है, ठीक है। अगर साइन वन में गलती नहीं की है तब कैलकुलेशन एरर हो गया होगा तो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें क्या कैलकुलेशन एरर होगा। तो ये आंसर हो जाता, लेकिन अगर ये VC-V होता तब ये आंसर हो जाता। अभी तो VA-VC तो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, अगर मेरा कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है, है ना। ओके,
Two small spheres, each carrying a charge q, are placed r distance apart. If one of the sphere is taken around the other one in a circular orbit of radius r, the work done will be equal to 0. क्यों? बेसिकली आपको बोल दिया है, स्मॉल स्फीयर बोल दिया मतलब पॉइंट चार्ज मान सकते हो, ठीक है, पॉइंट चार्ज मान लो, है ना। अब एक पॉइंट चार्ज को रेस्ट पे रखे, दूसरे पॉइंट चार्ज को सर्कुलर ऑर्बिट में घुमा रहे हो उसके अराउंड, ठीक है। तो इसको एक चक्कर लगाएंगे तो कितना वर्क डन होगा? अरे भाई, जहाँ से स्टार्ट किया था वापस वहीं पे आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जीरो। इनिशियल ऑफ आर्न पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो वर्क डन जीरो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर C3। ओके, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू दी गई है CC3C है ना। हमें पूछा गया है C3 पे, यानी इस पे, ठीक है। अब इसका कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये जो पूरा कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस कितना है? 1.5C, और ये 1.5C के अक्रॉस इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस? इन दोनों पॉइंट के बीच में तो बैटरी देखो पैरेलल में कनेक्टेड है ना दोनों से, ठीक है। तो इसके अक्रॉस या इसके अक्रॉस बैटरी दोनों के अक्रॉस पैरेलल में ही है, बेसिकली ये दोनों पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस भी वी पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस भी, ठीक है। तो ये रहे ना रहे, क्वेश्चन का आंसर वही आएगा। तो इसके अक्रॉस वी है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी है, और इन दोनों पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? 1.5C। तो चार्ज कितना सप्लाई करेगा बैटरी इस पॉइंट, इस 1.5 CV? तो 1.5 CV मतलब ऑप्शन है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी है, मतलब 1.5C है, और पोटेंशियल डिफरेंस वी है, ठीक है। तो जो भी इक्विवेलेंट के पास आता है वही सीरीज में सबके पास जाता है, ठीक है। तो इसका ये डबल या हाफ वो सब मत कर देना, है ना। इन द गिवन फिगर इक्विपोटेंशियल सर्फेस आर शोन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इक्विपोटेंशियल सर्फेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर होगा ऐसा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होना चाहिए, और जिस तरफ पोटेंशियल बढ़ता है उस तरफ होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आपको और ड्रॉ करना है तो और ड्रॉ करो ऐसा, ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है आपका स्लोप, dv/dr, ये होता है ना। लेकिन ये v वर्सेस r का ग्राफ नहीं है, तो dv/dr नहीं करना है, हमें यहाँ करना है कि कोई भी दो पॉइंट लो और उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिखाता हूँ मैं। तो चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप क्या करो, किसी भी दो इक्विपोटेंशियल लाइन को ले लो, कोई भी दो ले सकते हो, मैं ये दोनों ले रहा हूँ कंसेक्यूटिव, तो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 20 का है। और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितने का है? ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देना, ये 10 है, ये 30 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 10 sin 30 यानी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस नहीं लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, इक्विपोटेंशियल सर्फेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हो जाएगा 5 की वैल्यू, ठीक है ना। 10 sin 30 मतलब 5 सेंटीमीटर, है ना। तो 5 सेंटीमीटर ये वोल्ट में है, तो इसको आप इसमें कन्वर्ट करोगे तो मीटर आएगा, तो 2000/5 वोल्ट पर मीटर मतलब 400 न्यूटन पर कूलम, या 400 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर हो या न्यूटन पर कूलम हो, दोनों सेम यूनिट होता है। तो ये इतना आ गया, ठीक है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज 1.25 इफ द करंट इन द प्राइमरी चेंजेस एट द रेट ऑफ इतना, द इंड्यूस्ड करंट इन द सेकेंडरी, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे किसी दूसरे कॉइल के थ्रू इंड्यूस में पूछा है, अगर पहले कॉइल में करंट को चेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये म्यूचुअल वाली बात है। सेल्फ में क्या होता है, जिस कॉइल में करंट चेंज करे उसी कॉइल में ईएमएफ जानना है, तो सेल्फ वाली चीज़ देखते हैं। और म्यूचुअल में क्या करते हैं, जिस कॉइल में करंट चेंज कर रहे हैं दूसरे कॉइल में हमें इंड्यूस में पता करना है। तो ये क्या होता है, -M/dI/dt। तो मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ ऐसा, ठीक है। मैं मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड खेल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सब ऑप्शन पॉजिटिव में है। तो मैं ये किया, सॉरी, एम म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, इतना है, और करंट का रेट ऑफ चेंज कितना है, 80 एम्पियर पर सेकेंड। तो 80 इंटू 1.25, तो ये कितना होता है 5/4 ना, तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। फॉर ए गिवन सरफेस द गॉस लॉ स्टेट्स दैट ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन इक्वल टू जीरो, फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड ई इज नेसेसरली जीरो। नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस है और बस एक ही चार्ज है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है। अब इस चार्ज के कारण फ्लक्स क्या होगा, जीरो, है ना, क्योंकि जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। अब लेकिन क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? नहीं, इस चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, लेकिन ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन पूरे सरफेस के लिए क्या है, जीरो है, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करना है तो एक काउंटर एग्जाम्पल दे दो, तो मैंने इसका काउंटर एग्जाम्पल दे दिया, इज नॉट जीरो एनीवेयर,
ठीक है, यहाँ तो बोला था ई जीरो होगा हर पॉइंट ऑन द सरफेस, मैं तो दिखा दिया एकदम एक्सट्रीम केस, ई कहीं भी जीरो नहीं है उल्टा। ठीक है, तो ये वाला हो गया इनकरेक्ट। नेसेसरी बोल दिया ना, अगर बोलता ई जीरो हर पॉइंट पे, वो भी मे बी, तब भी हो सकता है। ठीक है, अगर चार्ज होता ही नहीं कहीं भी दुनिया में तो हर पॉइंट पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि चार्ज है ही नहीं कहीं भी दुनिया में। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ई डॉट डी ए का इंडिकेशन मतलब फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेसेसरी बोल दिया तो गलत किया है लोग। ई इज परपेंडिकुलर सरफेस एवरी पॉइंट, नहीं, यहाँ भी देख लो ना, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, सरफेस के परपेंडिकुलर कहाँ है। ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, सरफेस के परपेंडिकुलर कहाँ है। ठीक है, तो ये भी गलत। तो इसके लिए भी काउंटर एग्जाम्पल यही है, टोटल फ्लक्स टू द सरफेस इज जीरो, ये तो डेफिनेशन ही है। ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस क्या आता है, फ्लक्स। तो फ्लक्स के लिए क्या है, जीरो। ये गॉस से बोल सकते हो, दिस इज होता है चार्ज इनक्लोज बाय, तो जो भी है एक, सॉरी ये तो फ्लक्स का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है, तो ये क्यों बोला है नहीं पता, वो लोग जानना चाहते होंगे इसको आप फ्लक्स बोलते हो कि नहीं। ठीक है, जो भी है, द फ्लक्स इज ओनली गोइंग आउट ऑफ द सर्फिस, नहीं, अगर ऐसा होता तो नेट फ्लक्स जीरो नहीं होता। ठीक है ना, फ्लक्स जितना बाहर जा रहा होगा उतना अंदर से भी, मतलब जितना आउटगोइंग फ्लक्स होगा उतना इनकमिंग फ्लक्स होगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, a proton moves a distance d in a uniform electric field E as shown in the figure, then which of the following statements is correct। तो प्रोटॉन जो है डी डिस्टेंस जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है ना, तो बेसिकली याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, डेल्टा यू इक्वल टू तो क्यू इंटू डेल्टा वी। ठीक है, ओके। अब क्यू होता है अमाउंट ऑफ चार्ज बीन मूव्ड, किस जितने चार्ज को मूव किया जा रहा है, प्रोटॉन के बराबर चार्ज। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, ई प्लस ई, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस होता है कितने पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू मूव कर रहे हैं आप। तो ये चार्ज पहले यहाँ पे बाद में यहाँ पे, है ना, ये चार्ज पहले यहाँ पे बाद में यहाँ पे, तो ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, तो वो क्या हो जाएगा, ई इंटू डी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चल रहे हो तो ये हो जाएगा ई इंटू डी। तो ये तो पॉजिटिव है, इसमें कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है, तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ है ना। अगर डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होता है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये तो पक्की बात है नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल डू नेगेटिव वर्क। तो वन और टू करेक्ट है। ठीक है, वन और टू करेक्ट है ना। आइडेंटिकल पीस ऑफ ये और ये, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका सेमीकंडक्टर, और ये होता है कॉपर, मतलब सॉरी मेटल कंडक्टर। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर है। अब दोनों का बिहेवियर उल्टा होता है, टेम्परेचर राइज करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर कूल कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर घटाते हैं तो कॉपर का आपका रेजिस्टिविटी पूछा है ना, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, घटता है, तो इसका रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, तो कॉपर का डिक्रीज होगा, कॉपर का डिक्रीज और इसका इंक्रीज, तो ऑप्शन डी। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, डायमेंशनली बी इंटू ए। अब बी क्या होता है, ई बाय सी, है ना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी होता है ई बाय सी डायमेंशनली स्पीकिंग। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाय स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो हो जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज डिवाइडेड बाय सी, सी है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि हो जाएगा एल टी माइनस वन इंटू एरिया। ठीक है, ओके। अब ये फोर्स को लिखते हैं, फोर्स हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, तो फोर्स तो हो गया। चार्ज, चार्ज होता है एम्पियर इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम हो जाए चार्ज। ठीक है, और डिवाइडेड बाय एल टी माइनस वन इंटू एल टू, तो टी तो कट गया, एल भी कट गया, तो एम टी माइनस टू, ओके, ये ए माइनस वन एल टू। ठीक है, ए एरिया नहीं है, यहाँ पे ए एरिया था, बी इंटू ए में एरिया था, मैं जो सॉरी चार्ज है, चार्ज को मैं करंट इंटू टाइम वाला डायमेंशन वैसे लिख रहा हूँ, तो एम टी माइनस टू ए माइनस वन, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, टी माइनस टू, टी माइनस टू, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, टी माइनस टू। अरे एल था ना, एल टू, हाँ एल टू भी है, ठीक है, मैं एल नहीं पढ़ रहा था। तो एम एल टू ए माइनस वन, ए माइनस वन, टी माइनस टू। ठीक है, ऑप्शन से। लेजर बीम में जिसका पावर दे दिया है, डायमीटर दे दिया है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे इंटेंसिटी निकालोगे। अब इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो एवरेज इंटेंसिटी की हम लोग बात करते हैं तभी ये फॉर्मूला ट्रू है, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी लेते हैं, एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितना होता है, बी स्क्वायर बाय इतना। ठीक है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है इतना। अब इसी को हाफ ई नॉट, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर भी लिख सकते हो, आपका मन। ठीक है, ओके, ये हो गया। तो हमें क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
तो यहाँ से बी नॉट की वैल्यू 2i म्यू नॉट बाय सी, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब बस आपको इंटेंसिटी लिखना है। तो इंटेंसिटी आपका होता है पावर पर यूनिट एरिया। पावर है 9 मिली और एरिया है, डायमीटर दे दिया 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर तो रेडियस कितना है 1 mm। 1 mm मतलब πr², ये हो जाएगा एरिया। ठीक है, अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो एरिया इतना, तो पावर बाय एरिया होता है इंटेंसिटी। तो ये इंटेंसिटी का वैल्यू है, इसको यहाँ पुट करेंगे। म्यू नॉट आपको पता होता है, सी पता होता है, वो सब पुट करेंगे तो बी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो आप कर लेना, कमेंट में बता देना मुझे। द कैपेसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस दे दिया है। व्हेन ए ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, इट्स पोटेंशियल बिकम्स 1/8 ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो कुछ नहीं बोला गया, मतलब पूरा पूरा भर रहे होंगे हम लोग। तो आपको बोल दिया कि 1/8 हो गया। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1/8 हो गया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/8 हो गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 हो गया है, मतलब डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका क्या होगा 8। ठीक है, पूरा रखे ना, बिटवीन द प्लेट द पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है ई इंटू डी। डी तो चेंज नहीं करे, तो पोटेंशियल में ई के प्रोपोर्शनल है, और ई जो होता है वो ई नॉट बाय के हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अल्टीमेटली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के है। तो पोटेंशियल में अगर 8 गुना घट गया है तो के जो है, मतलब के की वैल्यू 8 गुना बढ़ गई होगी। तो रिलेटिव टू वैक्यूम के 8 टाइम्स होना चाहिए। वैक्यूम का के 1 होता है, तो ये 8। ठीक है, स्टेटमेंट 1, नो वर्क इज डन इन टेकिंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज मेटालिक स्फीयर, while outside the sphere work is done in taking the charge toward the sphere। सही बात है, ठीक है, टुवर्ड्स द स्फीयर। तो ये कुछ नहीं बोला जाएगा, तो ये किस वर्क की बात करूँगा, एक्सटर्नल एजेंट की। तो यहाँ पे देख लो, आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है। ठीक है, तो ये तो कुछ नहीं बोला गया है, तो अगर मेटालिक स्फीयर बोला गया है, यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं बोला गया, तो मेटालिक स्फीयर में चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आप चाह के भी नॉन यूनिफॉर्म नहीं कर सकते, तो जैसे करोगे आप कुछ मिली सेकेंड्स में ही वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके अंदर तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो है, तो किसी पॉइंट पे आप मूवमेंट करो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो वर्क डन एक्सटर्न बाय एक्सटर्नल जीरो होगा। और बाहर में देखा जाए तो बाहर वाले पॉइंट के लिए कैसा बिहेव करेगा इस पॉइंट चार्ज एट सेंटर, क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बाहर में कोई भी चार्ज को आप इसके तरफ लाओगे, पॉजिटिव चार्ज को इसके तरफ लाओगे, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रिपेल कर रहा है ना। ठीक है, तो ये आपको पता है, इस यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इसको रिपेल कर रहा होगा, ये चार्ज इसको, ये स्फीयर इसको रिपेल कर रहा होगा, तो इसके अगेंस्ट आपको मूव करना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। जस्ट लाइक ग्रेविटी जो है इसको नीचे खींच रही है, तो मैं अगर इसको ग्रेविटी का अपोजिट ले जाऊंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात सही है कि टुवर्ड्स द स्फीयर लाने के लिए, वाइल आउटसाइड द स्फीयर वर्क डन विल बी, वर्क इज डन इन टेकिंग द चार्ज टुवर्ड्स द स्फीयर। ठीक है, टुवर्ड्स द स्फीयर बोल दिया तो वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, ये कुछ नहीं बोला गया, मतलब एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, ओके, ऑलरेडी मैं ये नेग्लेक्ट किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में चार्ज रखेंगे तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा चार्ज के कारण, लेकिन उसको नेग्लेक्ट करने बोला गया। इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ईच पॉइंट, बट आउटसाइड इट इज डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो ये दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्योंकि ये देखो बेसिकली, ये आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तब ना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है दैट इंप्लाइज पोटेंशियल कांस्टेंट है, और वाइसा वर्सा भी, पोटेंशियल कांस्टेंट दैट इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो या पोटेंशियल के टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहे हो, दोनों सेम ही चीज़ है। बस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए वो भी पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, क्योंकि वेक्टर से सब लोग डील नहीं कर पाते, या वेक्टर से डील करना हमेशा आसान नहीं होता है, इसलिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया है। ठीक है, ओके, तो दोनों करेक्ट है और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना। बेसिकली अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है, और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, मतलब पोटेंशियल वेरी कर रहा है, यही तो काम कारण था। ठीक है, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज मेंटेन्ड इन ए कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इतना, इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इतना है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, अब आई करंट क्या होता है, एन ई ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा आई बाय एन ई ए। तो करंट का ऐसा है, यूनिट में वैल्यू दे दिया है 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम 9 इंटू 10⁻28, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 10⁻19 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻4। ठीक है, ये पुट कर लेंगे, आपका कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अ सर्कुलर लूप ऑफ फ्लेक्सिबल कंडक्टिंग मटेरियल इज केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर इनटू इट्स प्लेन। ओके, बाय होल्डिंग द लूप एट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स एट इज सडनली स्ट्रेस्ड आउटवर्ड्स। ठीक है, तो बेसिकली लूप जो है
ऐसे है ना? तो कोई भी 2 पॉइंट लो, डायमीटर का कोई मतलब नहीं क्योंकि लूप का शेप इर्रेगुलर है, लेकिन ठीक है नीट में ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मैथमेटिकली करेक्ट नहीं रहता है इनका फ्रेजिंग। तो जो भी इन दोनों पॉइंट को पकड़ के आप खींच दिया अचानक से, ठीक है? तो बेसिकली ये कुछ ऐसा शेप ले लेगा, है ना? और खींचते जाओगे तो मतलब बेसिकली इनको पकड़ के आपने ऐसे-ऐसे करके खींच दिया, ठीक है? ये फ्लेक्सिबल था तो आराम से खींच सकते हो, है ना? बेसिकली एरिया जो है कम कर रहे हो आप। तो यहाँ पे आपको बोल दिया है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो? एरिया घटा रहे हो मतलब फ्लक्स घटा रहे हो बेसिकली, है ना? तो फ्लक्स तो घट गया ना, जितना आपको खींचते होगे फ्लक्स उतना घटता जाएगा, ठीक है? बेसिकली अब क्योंकि कंडक्टिंग लूप है, फ्लक्स घट रहा है, तो आप ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है? मतलब कोई भी लूप होता कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग ईएमएफ तो इंड्यूस होता। अब ईएमएफ इंड्यूस होगा लेकिन कंडक्टिंग लूप है तो करंट भी फ्लो होगा, ठीक है? मेरा पॉइंट वो था, मैं पहले अलग बोल दिया। तो बाय होल्डिंग, ठीक है, तो नो करंट इज इंड्यूस्ड, गलत। एंटी क्लॉकवाइज करंट, ठीक है। अब करंट कैसा आएगा? करंट ऐसा आएगा देखिए, क्योंकि फ्लक्स घट रहा है ओरिजिनल वाला, तो करंट उसको बढ़ाना चाहेगा, मतलब जो करंट इंड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड जो था उसके अलॉन्ग ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, है ना? पहले से जो मैग्नेटिक फील्ड था, तो करंट अगर ऐसा फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ जाएगा, तो ये तो इसके अपोजिट है। लेकिन करंट अगर उल्टा फ्लो होगा तब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा, ठीक है, इनटू द प्लेन, सॉरी, है ना? तो करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होना चाहिए, तो इंड्यूस करंट ऐसा फ्लो हो रहा होगा, ठीक है? क्योंकि आप चेक कर लो ऐसा करंट रहेगा तो अंदर की तरफ फील्ड क्रिएट होगा, तो इसके कारण जो नया फील्ड आएगा उसको मैं अगर येलो से दिखाऊं तो ये इंड्यूस्ड के कारण आ रहा है, बी ड्यू टू इंड्यूस्ड, ठीक है? ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज करंट विल बी इंड्यूस्ड, ठीक है? ओके, अब देखो इसमें अगर ओनली ईएमएफ फील्ड भी इंड्यूस हो सही होता, अगर ये नॉन कंडक्टिंग रहता, ये कंडक्टिंग मटेरियल है तो इंड्यूस ईएमएफ करंट भी फ्लो करवाएगा, ठीक है? द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, एट एनी इंस्टेंट गिवन बाय दिस, तो फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया है। ईएमएफ इंड्यूस पूछा है, ठीक है? तो ईएमएफ इंड्यूस होता है माइनस डी फाइव बाय डी टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 15t² प्लस 100, ठीक है? अब इसमें टी की वैल्यू 2 सेकंड पुट कर दे तो टी इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो -60 प्लस 100, टी इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू हो जाएगा +40, ठीक है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना? माइनस डी फाइव बाय डी टी। ईएमएफ इंड्यूस ना पूछा था तो माइनस डी फाइव बाई टी में सही किया ना कैलकुलेशन, तो 15t² माइनस में और प्लस 100t, ठीक है? हाँ ठीक है। अ लाइट बल्ब, अ कैपेसिटर एंड अ battery are connected together as shown with the switch S initially open. When the switch S is closed, which one of the following is true? ठीक है, तो स्विच S यहाँ पे आपको दिख रहा है ओपन है, इसको बंद करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना? अब इसको बंद करेंगे तो क्या होगा, ये सर्किट में कैपेसिटर है और ये डायरेक्ट करंट का सोर्स है, तो करंट तो कुछ देर में ये करंट अल्टीमेटली ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा कुछ टाइम कांस्टेंट के बाद, है ना? तो 4 से 5 टाइम, और टाइम कंसर्न की वैल्यू टिपिकली बहुत कम होती है, ठीक है ना? तो कुछ मिली सेकेंड्स में ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ऑलमोस्ट फुल्ली चार्ज हो जाएगा, और फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा तो बल्ब जलना बंद हो जाएगा। तो जैसे कनेक्ट करेंगे बल्ब जलेगा लेकिन कुछ देर के लिए जलेगा, बहुत ही कम टाइम के लिए, ठीक है? ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि यूजुअली जो होता है आपका टाइम कांस्टेंट वो मिली सेकेंड्स में होता है ना? तो बल्ब विल लाइट अप फॉर एन इंस्टेंट व्हेन द कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, बल्ब विल लाइट अप व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, ये तो गलत हो गया, ऑप्शन बी तो पक्का गलत है। बल्ब विल नॉट लाइट अप, ये गलत, बल्ब विल लाइट अप एंड गो ऑफ एट रेगुलर, ये भी गलत है, ठीक है? ये तो तब होता है जब कैपेसिटर मतलब करंट फ्लो हो रहा है बंद हो रहा है, फ्लो हो रहा है बंद हो रहा है, नहीं। करंट का ग्राफ अगर आपको याद हो, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे होगा, कांस्टेंट हो जाता है ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, तो करंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, स्लोप जीरो हो जाएगी, ठीक है ना? तो और ये टाइम बहुत ही कम होता है, कुछ मिली सेकेंड्स में होता है, ठीक है? A parallel plate capacitor is connected to a battery. Its charge, potential difference, electric field and energy are denoted by ये सब symbols, ठीक है? In order to fill the complete space between the plates, a dielectric slab is inserted. The battery is still connected. तो बैटरी स्टिल कनेक्टेड है, तो मतलब आपको मानना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ये क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, ठीक है? ओके, तो नाउ द करस्पॉन्डिंग वैल्यू आर दिस, ठीक है? तो v तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो यहाँ v बढ़ गया तो ये गलत हो गया, ठीक है? अब v कांस्टेंट रहने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है v बाय डिस्टेंस। अब v कांस्टेंट रहने वाला है तो d तो प्लेट्स के बीच का कांस्टेंट है ही, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो e भी कांस्टेंट है, तो e भी कांस्टेंट होना चाहिए, e यहाँ पे बढ़ गया तो गलत, ठीक है? ये नया e, ये पुराना e, तो दोनों सेम रहेगा क्योंकि v दोनों सेम रहा है, ठीक है? अब q इज इक्वल टू सी वी होता है, v कांस्टेंट है, ठीक है? सॉरी आपने, अरे मैं गलत किया, डायरेक्ट ही डाले थे ना, एक सॉरी सॉरी सॉरी, तो फिर से v कांस्टेंट आने वाला है, हाँ तो ये दोनों का लॉजिक तो अभी भी सही है, डायरेक्ट ही डाले हैं ना, ठीक है? तो q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो पहले अगर q की वैल्यू निकालोगे तो पहले जो भी c की वैल्यू थी इंटू वी, नया q की वैल्यू हो जाएगा, नया c की वैल्यू, नया c क्या हो जाएगा, k टाइम्स सी नॉट,
इंटू वी, वी तो दोनों केस में सेम है। तो आप देख सकते हो नया चार्ज जो है वो पुराने चार्ज से के टाइम्स ज़्यादा है, और के वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, तो ज़्यादा है, तो ये सही है। और पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, मैं कौन सा यूज़ करने वाला, मैं वो हाफ सी वी स्क्वायर यूज़ करने वाला। इससे फ़ायदा क्या होगा, बाकी फॉर्मूला से भी आ जाएगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है तो ये प्रोपोर्शनल टू सी है, और सी तो बढ़ रहा है तो यू भी बढ़ेगा। अगर आप क्यू स्क्वायर बाई टू सी यूज़ करोगे तो सी भी चेंज हो रहा है, क्यू भी चेंज हो रहा है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा सोचना, हो जाएगा उससे भी। तो ये सही है, तो 2 और 4 सही है, ठीक है, ऑप्शन सी। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना है तो मोबिलिटी क्या होगा। अब मोबिलिटी जो होता है उसका डेफिनेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको दे दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। तो इतना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर के अक्रॉस, कंडक्टर का लेंथ इतना है, तो यानी ये कंडक्टर है अगर, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको बोल दिया है 5 वोल्ट है, और डिस्टेंस इनके बीच का 0.1 मीटर, ठीक है। तो ये 5/0.1 यानी 50, तो ये 50, ठीक है। तो 5 दूनी, तो ये 20, तो 105, तो 5 माइक्रो, 5 ये 5 × 10⁻⁻⁶, ठीक है, अगर कैलकुलेशन सही है तो। अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट देख लो, ये होता है, आपको ये कैलकुलेट करना है, ई निकालते वक्त बस इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना जो मैंने किया है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर मत लिख देना, बाकी और कोई गलती नहीं होगी। अ लूप ऑफ इरेगुलर शेप मेड ऑफ फ्लेक्सिबल कंडक्टिंग मटेरियल कैरिंग क्लॉकवाइज करंट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, लूप जो है इरेगुलर शेप का है, इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड पहले से है और ये करंट के कारण नहीं है, ठीक है ना। is placed in a uniform invert such that its plane is perpendicular to the field, तो प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड तो है, मैंने वही मान लिया था, ठीक है। देन द लूप विल एक्सपीरियंस फोर्स, ठीक है। अब अगर पूरे लूप की बात करें तो यूनिफॉर्म फील्ड में लूप के ऊपर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो पूरे लूप की बात करेंगे तो नेट फोर्स जीरो है पूरे लूप में, लेकिन स्मॉल पोर्शन की बात करेंगे तो फोर्स जीरो है। बेसिकली फोर्सेज यहाँ पे ऐसा लगेगा, कोई भी स्मॉल पोर्शन देख रहे हो, जैसे यहाँ पे डीएल इस तरफ है, बी अंदर की तरफ है, तो डीएल क्रॉस बी बाहर, तो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो फोर्स हर पॉइंट पे ऐसा ऐसा लग रहा होगा परपेंडिकुलर टू द लूप, और इन सब फोर्सेस का वेक्टर सम करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो अभी मैं इसको सही या गलत नहीं बोलूंगा, आगे देखेंगे। हमें पता है, दोनों चीज़ पता है, नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन स्मॉल पोर्शन पे फोर्स जीरो नहीं है, तो ये किस सेंस में पूछ रहा है हमें नहीं पता, ठीक है। डेवलप्स इंड्यूस्ड करंट फॉर ए शॉर्ट टाइम, इसकी बात करते हैं। अभी जो ऐसे फोर्स से लग रहा है तो हर तरफ से लूप को खींचा जा रहा है, तो अल्टीमेटली लूप ये वाला शेप ले लेगा, ठीक है, सर्कुलर, है ना, सर्कुलर शेप ही लेगा, ठीक है। आप उसको प्रूव भी कर सकते हो पोटेंशियल मिनिमम करने के लिए, ठीक है, लेकिन मैं उस सब में नहीं जा रहा हूँ, तो सर्कुलर शेप ले लेगा अल्टीमेटली, है ना। तो सर्कुलर शेप जब ले लेगा तो ऐसा हो गया, तो आपको बोला गया डेवलप्स इंड्यूस्ड करंट फॉर ए शॉर्ट टाइम, तो एक बार सर्कुलर करंट, सॉरी शॉर्ट टाइम क्यों बोला गया है, ओके इंड्यूस्ड करंट की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है, सॉरी मैं फोर्स की बात कर रहा था। तो फोर्स तो हमेशा लगते रहेगा, अब ये जब ऐसा, अब जब यहाँ से यहाँ के बीच में देखेंगे तो इसका एरिया चेंज हो रहा है, अब एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, एरिया बढ़ रहा है ना, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, बेसिकली जो भी कारण हो फ्लक्स चेंज होने का, एरिया चेंज होना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना, फ्लक्स तो चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट आएगा। अब लेकिन एक बार जब अपना मैक्सिमम एक्सटेंशन में पहुंच चुका है, ये लूप पूरा सर्कुलर हो चुका है, अब तो नहीं बड़ा हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये इलास्टिक मटेरियल से नहीं बना हुआ है, तो हम लोग मान लेंगे कि इसके बाद ये और बड़ा नहीं हो सकता, ये मानना पड़ेगा, है ना। तो ये और बड़ा नहीं हो सकता, तो अब फ्लक्स चेंज नहीं हो सकता, फ्लक्स चेंज हो तो इसके बाद से इंड्यूस करंट जीरो हो जाएगा, तो इस पॉइंट के बाद से इंड्यूस करंट जीरो होने वाला है। जब तक कि अपना एरिया चेंज कर रहा होगा तब तक तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस करंट आएगा, ठीक है ना। तो डेवलप्स इंड्यूस करंट फॉर ए शॉर्ट टाइम, सही है, डेवलप्स इंड्यूस करंट लिखना चाहिए था, शॉर्ट टाइम मतलब ये प्रूफ करना मुश्किल रहेगा कि ये तुरंत ये वाला शेप ले ले रहा, ठीक है। मुझे लगता है इन्फिनाइट टाइम लगेगा इसको ये वाला शेप लेने में, हो सकता है, लेकिन मैथमेटिकली देखेंगे तब पता चलेगा, अभी तो मेरा गेस है, जो भी है। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सही मान लो अभी के लिए। चेंजेस टू सर्कुलर शेप, ये भी सही है। अब प्रॉब्लम क्या है, दो स्टेटमेंट सही है, अब एक ही चुनना है हमें, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज वाला चुनेंगे, तो इसको हम लोग वैसा सोच लेंगे, ऑल्दो लूप के ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा, हम लोग इंडिविजुअल स्मॉल स्मॉल पोर्शन की बात करेंगे तो उन स्मॉल पोर्शन को देखेंगे तो उसमें फोर्स जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे मजबूरी में ये ले रहा हूँ, समझ में आई बात, क्योंकि ये दोनों सही है, पक्की बात है, इस पर मुझे डाउट है, तो ये ले लिया, ठीक है। Okay, force between two identical bar magnets whose centers are are meter apart is 4.8 Newton when their axes are in the same line. तो ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट को डायपोल से दिखा रहा हूँ मैं,
तो दोनों का एक्सिस पैरेलल है, मतलब ऐसा है, ठीक है। द इफ़ द सेपरेशन इंक्रीज टू 2r, तो ठीक है, आपको पता है बार मैग्नेट के बीच का जो फोर्स होता है, ये बार मैग्नेट कैसा होता है, ये बार मैग्नेट होता है आपका, आप म्यू वन म्यू टू कैसे देखते हो नहीं पता, तो मैं इसको म्यू वन म्यू टू लिख रहा हूँ, बार मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट है ना। तो दो बार मैग्नेट के बीच का फोर्स का एक्सप्रेशन वैसा ही होता है जैसे दो डायलेक्ट्रिक, क्या बोलते हैं डायलेक्ट्रिक, क्या डायलेक्ट्रिक, सॉरी, दो डायपोल्स के बीच का फोर्स होता है। अब जो डायपोल के बीच का जो फोर्स होता है वो आर सॉरी, आर की पावर 1/4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर की पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक डायपोल का और मैग्नेटिक डायपोल का एक्सप्रेशन तो सेम ही रहेगा। तो मैग्नेटिक डायपोल के लिए फोर्स जो होगा आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना, स्मॉल डायपोल्स होंगे, ठीक है। ओके, तो ये 4.8 है, सॉरी पहले 4.8 था न्यूटन फोर्स, जब डिस्टेंस आर था तो आर से 2r कर देंगे, तो 2 के फैक्टर से बढ़ गया है, तो मतलब 2 की पावर 4 मतलब 16 के फैक्टर से ये बढ़ गया, यानी फोर्स 16 के फैक्टर से घट जाएगा, तो इससे 16 गुना कम हो जाएगा, 16 गुना कम मतलब इतना। तो आर को अगर डबल करेंगे तो आर की पावर 4 जो है 16 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है जो फोर्स है वो 16 टाइम्स घट जाएगा, तो इसका 16 टाइम्स घटाएंगे तो इतना, ठीक है। इन द गिवन सर्किट द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ई, ओके, पॉइंट ई का पोटेंशियल है, इसको तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, ठीक है। अब करंट तो आपको पता है इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है। अब करंट की दिशा में जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो पॉइंट ई पे तो ऑफकोर्स पोटेंशियल नेगेटिव हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, करंट की दिशा में तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो 0 से डिक्रीज करेंगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है। और वैसे पॉइंट बी पे पॉजिटिव हो जाएगा, पॉइंट ए पे ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें पूछा गया था पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ई, तो ई का नेगेटिव होना चाहिए। अब नेगेटिव में दो ऑप्शन है, ये और ये। अब ये जो 8 वोल्ट है इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल 8 वोल्ट है ना। अब यहाँ पे तो कुछ रेजिस्टेंस है, तो इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस नहीं हो सकता। बेसिकली इसमें अगर आप लूप लॉ लगाओगे तो यहाँ से यहाँ के तो पोटेंशियल 8 से बढ़ गया है, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, यहाँ से यहाँ डिक्रीज होगा। अब इसके अक्रॉस डिक्रीज 0 होगा तब ना ये 8 होगा, क्योंकि 0 + 8 भी होता है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता, तो ये 0 से कुछ बड़ा है, तो ये आपका 8 नहीं हो सकता, ठीक है। पॉइंट क्या है, इन दोनों का सम जो होगा, यहाँ पे जो डिक्रीमेंट है यहाँ पे डिक्रीमेंट है, इन दोनों का सम 8 होना चाहिए। तो मैं एक्जैक्टली डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये 3 हो तो ये 5 हो गया, क्योंकि दोनों का सम 8 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो 8 नहीं हो सकता, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल -8 नहीं हो सकता, तो ये तो इनकरेक्ट है। ये तब होता जब ये रेजिस्टेंस 0 होता, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो ईएमएफ है, मतलब बैटरी के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है यहीं पे ड्रॉप हो जा रहा है ना। तो आंसर ये होना चाहिए बिना कैलकुलेशन के। अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो चलो कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो V = IR यूज़ करो, करंट सर्किट में कितना पर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल, तो 8/6 यानी 4/3 इंटू रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है 1, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 4/3 का, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 4/3 का, ठीक है। अब ये 0 वोल्ट का है, यहाँ पे तो ये 0 वोल्ट का है, तो ये भी 0 वोल्ट हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी 0 वोल्ट का है। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 4/3 का पोटेंशियल हमें चेंज मिलना चाहिए। अब वो बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, क्योंकि करंट की दिशा में जाएंगे तो पोटेंशियल घटता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -4/3। तो ऑप्शन सी वैसे भी देख सकते हो, ठीक है। द फोर्स विथ विच वन प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अदर प्लेट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी पर इतना, पर इतना मतलब बाय इतना पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया पूछा है आपसे, तो फोर्स पर यूनिट एरिया पूछा है, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इतना होता है, और फोर्स Q²/2A∁0 है ना। और फोर्स बाय एरिया करेंगे तो इतना। अब Q/A को आप सिग्मा बोल सकते हो, तो σ²/2ε0, ठीक है। तो यहाँ भी तो वही बोला है आई गेस, यही बोला था ना इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सरफेस डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2ε0। तो फोर्स पर यूनिट एरिया है, फोर्स नहीं है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये सही है, स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एट द लोकेशन ऑफ द प्लेट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब जो ये एक्चुअली में सही रीजन है, क्योंकि ये फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज का वैल्यू दूसरे का कितना हो जाएगा σ/A, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट होता है σ/2ε0, तो यहीं से तो आता है ये σ²/2ε0, ठीक है। तो ये भी रीज़न भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। तो ये तो वैसा है क्या, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, हाँ, तो ऑप्शन ये हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, अब पीस ऑफ वायर इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड द पीसेस आर बंडल टुगेदर साइड बाय साइड फॉर्म, ठीक है। तो पीस ऑफ वायर है,
तो मान लेते हैं इस पीस ऑफ वायर का रेजिस्टेंस कितना है 4R। आपको कोई नंबर लेना है लो, मैं 4R ले लिया, आपको R लेना है लो, उससे से फ़र्क नहीं पड़ता अगर क्वेश्चन सही है तो, ठीक है। इसको 4 बराबर भाग में बांट दिए तो 1 2 3 4, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ऐसा। अब इन चारों को बंडल टुगेदर फॉर्म में, तो इन चारों को ऐसे करके ऐड कर दिए, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर मैं इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में दिखाऊं तो इन चारों को ऐसे करके ऐड कर दिए, मतलब पैरेलल में ऐड कर दिए, ठीक है। इसका मतलब है पैरेलल में ऐड कर दिए, है ना। तो आर 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 करके चार को पैरेलल में ऐड करोगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, R/4 के, ठीक है। तो ओरिजिनल 4R था, अभी R/4 हो गया, मतलब 1/16 टाइम्स हो गया, तो 1/16 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ओरिजिनल को R लेके स्टार्ट करते तब R/16 आया था, तो डायरेक्टली ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो अदरवाइज ये आएगा तो आप सोचोगे 1/4 हो गया, लेकिन ओरिजिनल हम लोगों ने 4R लिया था, ठीक है। ओके, अ फ्लैट कॉइल जिसका नंबर ऑफ टर्न्स है 500 और सबका एरिया है 50, रोटेट्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द फील्ड एट एन एंगुलर स्पीड इतना, द कॉइल हैज़ अ रेजिस्टेंस इतना, ठीक है। तो जैसे ऑल्टरनेटिंग एसी जनरेटर है वैसा ही तो सेटअप है। एसी जनरेटर में भी कॉइल क्या होता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के में घूमते रहता है, ठीक है ना। तो उसमें ईएमएफ का एक्सप्रेशन क्या होता है, ईएमएफ का एक्सप्रेशन होता है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो मैक्सिमम पूछा गया है तो मैक्सिमम ईएमएफ तो यही हो जाएगा, तो एन बी ए ओमेगा, है ना। तो पीक करंट पूछा है तो पीक करंट हो जाता है मैक्सिमम करंट, वही ई नॉट जिसको आप बोलते हो, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो एन बी ए ओमेगा डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, अब टोटल रेजिस्टेंस है आपका 5 + 10 15, ठीक है। तो ये करना है नंबर ऑफ टर्न्स 500, एन बी बी है आपका 0.14, ये ऐसा यूनिट ही है, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। एन बी ए एरिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। एन बी ए ओमेगा, ओमेगा ऐसा यूनिट में दिया हुआ था शायद, कहाँ ओमेगा 150, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 15 10 हो गया, तो 1 2 3 4, 4 भी ख़त्म, तो 25 3.5 आ रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, मेरा तो 3.5 आ रहा है, मैं इसको मार्क के आगे बढ़ता हूँ। इन द सर्किट शोन वोल्ट मीटर रीड 75, ओके, तो इसके अक्रॉस 75 है, ओके। अब यहाँ पे देखो जो सोर्स है, अब कुछ भी नहीं बोला गया, मतलब ये आरएमएस की बात कर रहे हैं, सोर्स जो है उसका 75 वोल्ट है और इसके अक्रॉस भी ड्रॉप 75 का हो गया, ठीक है। अब ऐसा कब होता था, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में भी यही होता है, जो सोर्स का रहता है पूरा का पूरा यहाँ ड्रॉप हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब रेजोनेंस में ही तो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सा बिहेव करता है, ठीक है ना। तो ये रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस में है, तो पूरा का पूरा ड्रॉप यहाँ आ गया, मतलब रेजोनेंस में, ठीक है। रेजोनेंस में मतलब एक्स इक्वल टू आपका एक्सएल होगा, है ना। तो आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ सी क्या होगा, तो 1/ओमेगा सी इक्वल टू ओमेगा एल, तो सी की वैल्यू 1/ओमेगा स्क्वायर एल, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब ओमेगा, अब ओमेगा निकालना पड़ेगा, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हर्ट्स हर्ट्स में है ना, तो ओमेगा होता है 2πf, तो 4π² f² इंटू एल, एल एल कितना है, एल है यहाँ पे 10 मिली हेनरी, ठीक है। तो एल की वैल्यू 10 मिली हेनरी। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप पुट कर दोगे 500 और इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो निकालना ही पड़ेगा, ओके। तो ये आपका, चलो यहाँ पे इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो इसका पूरे का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है, तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2, तो ये 1.2 हो गया, ठीक है। तो इस पूरे का इक्विवेलेंट है 1.2, तो सर्किट कितना करंट भेजेगा, ये सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1.2 है, तो आप करंट भी निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो, तो 24/2 डिवाइडेड बाय 1.2 मतलब 3.2, ठीक है। तो इतना करंट भेज रहा है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आपका पॉइंट क्या था, इन दोनों पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1.2 है ना। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, आपको यहाँ पे अजीब लग रहा है तो आप इसको मिटा दो, 1.2 कर दो इसको, ठीक है। मैं वही कर रहा हूँ, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो आई इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, आई की वैल्यू इतना और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था 1.2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो भाई मेरे से ऐसे हो जाना चाहिए ना, 4×3 = 12, 4×8 = 32, 8×3 = 24, तो ये हो जाएगा 9 वोल्ट, ठीक है। तो मैं इसको या फिर से मिटा रहा हूँ, तो ये 9 वोल्ट हो गया, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया 9 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा 24 में से 9 हो गया 15 वोल्ट, ठीक है। अब ऑप्शंस में आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
आर एल मतलब ये याद रखना, पैरेलल में जो भी चीज़ें रहती है सबके अक्रॉस सेम ड्रॉप आएगा, तो दोनों के अक्रॉस चाहे ये लो या ये लो, दोनों के अक्रॉस 9 वोल्ट रहेगा, ठीक है। इस 18 वोल्ट गलत। द करंट थ्रू द बैटरी इज 7.5, तो करंट बैटरी का 7.5 है, तो करंट यहाँ देख लो ना, हाँ 7.5 सही बोला। 15 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो इसमें 7.5 है, तो इसमें भी क्योंकि दोनों सीरीज में है तो 7.5 ये सही है, ठीक है। रेशियो पावर डिसिपेटेड इन R1 to R2 इज 3, तो R1 में पावर और R2 में पावर, तो आई स्क्वायर आर कर दो या वी स्क्वायर बाय आर करो, वी स्क्वायर बाय आर करते क्योंकि वी पता है मुझे, तो R1 का पावर डिवाइडेड बाय R2 का पावर, ठीक है। तो R1 वी, इस दोनों का वी का स्क्वायर करो, तो वी का स्क्वायर करेंगे तो 15/9, तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर होता है, आर का इन्वर्स रेशियो होगा, तो दिस बाय दिस 6/2, समझ में आई बात। क्योंकि पावर क्या होता है, पावर होता है वी स्क्वायर बाय आर, तो इसके लिए भी वी स्क्वायर बाय आर करो, वी पता है आर पता है, इसके लिए वी स्क्वायर बाय करो, वी पता है आर पता है, दोनों का रेशियो लो तो इतना आएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करें, तो 3 × 5 = 3 तिया इंटू 2 तिया, है ना, यही, तो ये तो 25/27 आ रहा है, आई एम नॉट मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रहा है, तो 15/9, 3 × 5 = 3 तिया 25/9, और ये 3 हाँ 25/27 आ रहा है, तो ये रेशियो आपको बोला गया था 3 है, तो गलत है, तो 1 और सॉरी, तो 2 सही है, 2 सही है, 3 गलत है, 1 गलत है, तो ये गलत हो गया। 4 अभी तक चेक नहीं किया मैं, हाँ तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि 1 तो गलत ही है ना, तो यानी एलिमिनेशन सबको पता है ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है ना। अब एग्जाम में तो आप ऐसे करके आगे बढ़ जाओगे, लेकिन हमारे पास अभी टाइम है, क्योंकि एग्जाम तो नहीं दे रहा हूँ ना मैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और फर्दर देख लेते हैं कि हाँ भाई 4 क्यों सही है, ठीक है, अगर एक क्वेश्चन सही है तो 4 सही होना चाहिए, चेक भी कर लेते हैं। तो 4 का देखते हैं भाई 4 क्यों सही है, ठीक है। तो 4 में क्या बोला गया है, 4 में बोला गया है कि अगर R1 R2 और इंटरचेंज, तो R1 R2 को इंटरचेंज करेंगे तो 24 ऐसा दिखेगा, और ये 2 के बदले 6, 6 के बदले 2, ठीक है। तो R1 R2 को इंटरचेंज करने के बाद पावर डिसिपेटेड इन आर एल ये वाला पोर्शन में विल डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9, चलो देख लेते हैं इसमें पावर कितना डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर निकाल लेंगे, यहाँ पे पावर निकाल लेंगे, फिर देख लेंगे कितना गुना ये चेंज हुआ है, ठीक है। ओके, तो पहले यहाँ पे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं ना, तो यहाँ पे इक्वेलेंट कितना हो जाएगा, 1.5 × 2 यानी 3 / 3.5, तो 3/3.5 मतलब 6/7, तो इसका इक्वेलेंट है 6/7, ठीक है। तो करंट हो जाएगा सर्किट में टोटल EMF डिवाइडेड बाय 6 + 6/7, 7×42 = 48, तो 7/2 यानी 3.5, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है 3.5, ठीक है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो 3.5 इंटू इसका इक्वेलेंट कितना था, इक्वेलेंट था 6/7, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आई इंटू इतना, और इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, चलो इसको निकाल लेते हैं, 7×5 = 35, तो 3 वोल्ट हो गया, और ये 24 में से 3 गया है 8 वोल्ट, ठीक है, उसका ज़रूरत नहीं वैसे। अब इसमें कितना पावर होगा वो दिखाता हूँ मैं, तो इसका पावर निकालते हैं, तो पावर होता है वी स्क्वायर बाय आर, तो वी की वैल्यू है 3 स्क्वायर बाय आर 1.5, तो 6 वाट का पावर है, तो अभी इसमें 6 वाट का पावर जनरेट हो रहा है, ठीक है। और पहले कितना वाट का हो रहा था, तो पहले इसमें पावर निकालेंगे, तो वी का स्क्वायर 9 है, इसके क्रॉस 9 है ना, डिवाइडेड बाई इतना, तो 9×9 = 81, ये ऐसे करो, 15×6 = 90, तो 54, तो पहले 54 वाट का पावर डेवलप हो रहा था, अब 6 वाट का हो रहा है, तो 54 से 6 गया मतलब डिक्रीज हुआ है बाय फैक्टर ऑफ 9, ठीक है, या मल्टीप्लाइड बाय, डिक्रीज डिक्रीज मत लिखो, मल्टीप्लाइड बाय 1/9, ठीक है। इसको 9 से डिवाइड करेंगे तब 6 आएगा, तो 9 गुना घट गया पावर, तो पावर विल डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9, तो इसलिए 4 भी सही था, 2 भी सही था, तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अ सिलिंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10%, द परसेंट इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस जो होता है वो रो एल बाय क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। अब याद रखना, आप वायर को स्ट्रेच करोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होगा। अब लेकिन दोनों केस का एरिया इंटू लेंथ ये तो सेम रहेगा ना, मैं उल्टा उल्टा लिख दे रहा हूँ, एरिया इंटू लेंथ और लेंथ इंटू एरिया, ये तो दोनों केस का सेम रहेगा, क्यों, हम लोग मान लेते हैं कि स्ट्रेचिंग करने से डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मास तो चेंज नहीं होगा, डेंसिटी भी चेंज नहीं होगा, मतलब वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, तो एक काम करेंगे, इसको ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम वाला टर्म आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम,
और ये चेंज नहीं होने वाला। पहले क्या हो रहा था प्रॉब्लम, अगर इस एक्सप्रेशन को लेके चलते तो एल भी चेंज हो रहा था, ए भी चेंज हो रहा था, तो डिफिकल्टी हो रहा था, दोनों चेंज हो रहे हैं ना, तो कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होता है ना, एनालिसिस करने में प्रॉब्लम होता है, तो हम लोगों ने ऐसा कर दिया। अब वायर को स्ट्रेच करने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो बस लेंथ चेंज होगा, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू एल का स्क्वायर। ठीक है, यानी R1/R2 इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। अब लेंथ 10% बढ़ा दिए है, तो पहले लेंथ अगर एल था तो 10% आप एल को इंक्रीज करोगे तो 1.1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन द इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस, यही पूछा है ना, हाँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1.21, तो नया रेजिस्टेंस जो हो जाएगा 1.21 टाइम्स पुराना रेजिस्टेंस। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा, चेंज चेंज कितने का है, तो चेंज हो जाएगा नया रेजिस्टेंस माइनस पुराना रेजिस्टेंस डिवाइड बाई पुराना। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, चेंज डिवाइड बाई ओरिजिनल इंटू 100, तो इंटू 100 करेंगे तो 12 पॉइंट, नहीं 12 नहीं, 21% आएगा ना, मैं क्या कर रहा हूँ, 20% तो ऐसे ही आता है, तो 21%। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में 20% भी दिया है, इसको मार्क करोगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन को लोग ऐसे क्या करेंगे, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है, तो एरर वाला एनालिसिस करेंगे, परसेंटेज इन आर हो जाएगा 2 टाइम्स परसेंटेज इन एल, तो 2 टाइम्स परसेंटेज इन एल मतलब 20%, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू तभी, ये फॉर्मूला तभी यूज़ कर सकते हो जब स्मॉल परसेंटेज है, 4% तक, मैं 5% लेता हूँ, तो 5% तक का चेंज है तो इसको यूज़ करो, अदरवाइज यूज़ मत करो। तो यहाँ पे 10% दिया था, इसको यूज़ मत करो। ठीक है, टू रेजिस्टेंस आर ज्वाइंट इन पैरेलल, ओके, उनका रिजल्टेंट इतना है, वन ऑफ द वायर इज ब्रोकन, तो एक रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आर और 2 का इक्विवेलेंट पैरेलल में है इतना, तो आर इंटू 2 डिवाइडेड बाई R+2, ये चलो ऐसे करते हैं ना, वैसे भी कर सकते हैं ऑफकोर्स, तो 1/R प्लस 1/2 इक्वल टू 1/6/5, यानी 5/6। ठीक है, अरे बेसिकली दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, एक को रिमूव कर देंगे, तो क्या बचेगा, रेजिस्टेंस जो बचेगा वो ओरिजिनल वाला बचेगा ना, तो दूसरे वाले का रेजिस्टेंस 2 है, पहले वाले का नहीं पता, लेकिन दोनों का पैरेलल का पता है, तो पहले वाले का निकल जाएगा। ठीक है, तो 1/R हो जाएगा 5/6 माइनस 3/6, यानी 2/6, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 3, है ना। When 100 volt DC is applied across a solenoid, a current of इतना flows in it. When 100 volt AC is applied across the same coil, the current drops by इतना। ठीक है, तो करंट देखो आधा हो गया, करंट आधा हो गया मतलब इम्पीडेंस डबल हो गया होगा। ठीक है, तो इम्पीडेंस पहले कितना था, ओके, तो पहले जितना भी होगा, डीसी है ना, ओके सॉरी, अच्छी बात है, चलो चलो डीसी है, डीसी है तो करंट जो होगा, वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट तो बस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, बाकी चीज़ों पे नहीं। ठीक, तो इससे आपको रेजिस्टेंस मिल गया, तो जो कॉइल है, सोलेनॉइड है, उसका रेजिस्टेंस आपको पता चल गया, फर्स्ट लाइन से रेजिस्टेंस हो जाएगा V/I, तो हो जाएगा 100/1, यानी 100 ओम। ठीक है, यानी जो सोलेनॉइड है उसका रेजिस्टेंस आपको पता चल गया, है ना। अब एसी वोल्ट लगा रहे, इस पहले मैं जो लाइन बोला था गलत बोला था कि जेड का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, डीसी है ना, इसलिए जेड का कॉन्सेप्ट एसी के लिए यूज़ करते हैं। 100 वोल्ट एसी इज अप्लाइड अक्रॉस द सेम कॉइल, तो अब एसी लगाए, अब एसी लगाएंगे तो सोलेनॉइड का एल वगैरह भी, उसका भी रोल आएगा। ठीक है, पहले नहीं आ रहा था, डीसी में तो एल वगैरह का रोल नहीं आएगा, इन्फिनिटी में डी इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करते हैं हमेशा, सैचुरेशन करंट की। ठीक है, तो व्हेन 100 वोल्ट एसी इज अप्लाइड अक्रॉस द सेम कॉइल, द करंट ड्रॉप्स इतना, इसका मतलब क्या है, करंट आधा हो गया है, मतलब यहाँ पे जेड जो होगा डबल हो गया होगा, तो पहले जेड यही था, जेड मतलब पहले जो था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना था, अब उसका डबल हो जाएगा, तो इस केस में जेड की वैल्यू इसका डबल होना चाहिए। ठीक है, जेड हो गया डबल, अब जेड होता है, जेड स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, कॉइल है तो एक्सएल भी तो होगा, सोलोनॉइड है ना। ठीक है, अब जेड की वैल्यू 200, रेजिस्टेंस आपको पता था 100, तो एक्सएल प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, तो जेड की वैल्यू 200 है, तो 200 वाला दो ऑप्शन है, इसलिए हमें एच निकालना, एल निकालना पड़ेगा, है ना। तो एल के लिए क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, तो ओमेगा क्या होता है 2πf। अब फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया था 50, तो ये 40,000 में से 10,000 गया 30,000, 4π² फ्रीक्वेंसी था 50, यानी 2500 इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं 2500 × 4, तो 2500 × 4 10,000 हो जाएगा, तो ये पूरा गया 3/π², π² को ऑलमोस्ट 10 ले सकते हैं, तो एल की वैल्यू 0.3 का स्क्वायर रूट, 0.3 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई, 0.54, तो 0.5 वाला ऑफकोर्स ये नहीं होगा, यही होगा फिर। ठीक है, ओके,
टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन और ठीक है शोन किया गया है। द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स इज आर मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द टू वायर्स विल बी। सेंटर मतलब मिड पॉइंट पे पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ द टू वायर यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया, तो पहले वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो पहला वायर देखो ऊपर के कारण जा रहा है तो इसके कारण अंदर की तरफ, ठीक है। तो पहले वायर के कारण अंदर की तरफ आएगा, तो मैं यहाँ पे B1 अंदर की तरफ और दूसरे के कारण B2 बाहर की तरफ। तो रिजल्टेंट आप बोलो B1 माइनस B2 अंदर की तरफ, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, या B2 माइनस B1 बाहर की तरफ, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे डायरेक्शन को उल्टा करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चाहे आप ये बोलो मैग्नेटिक फील्ड या ये बोलो, दोनों सेम है। अब B1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I बाय 2πd, और d की वैल्यू r/2, तो म्यू नॉट I बाय 2πr/2, क्योंकि डिस्टेंस कितना है r/2 है ना। तो 2 कट गया, म्यू नॉट I बाय पाई आर आ जाएगा। तो म्यू नॉट I बाय पाई आर, हाँ तो ये भी सही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर इनटू द प्लेन कब होगा, जब B1 बड़ा होगा B2 से, और B1 बड़ा होगा B2 से कब, जब I1 बड़ा होगा I2 से, क्योंकि ये तो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस है ना, ठीक है। तो बस ये वाला चीज़ तो सबके लिए सेम है, तो I जिसका बड़ा होगा वो डोमिनेट करेगा, तो ये सही है। ये भी सही है, क्योंकि इनटू का प्ले आउट ऑफ द प्लेन हो गया, और B2 माइनस B1 कर दिए, तो 1 और 2 तो दोनों सही है। ये गलत, पाई आर स्क्वायर तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ठीक है। तो 1 एंड 2 आर करेक्ट, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, ठीक है। If an electron is not deflected while passing through a certain region of space, then only possibility there is no magnetic field। गलत, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, सच दैट नेट फोर्स जीरो हो जाए, ठीक है। तो ऐसा अगर हो गया E इक्वल टू वी क्रॉस बी, सॉरी बी क्रॉस बी, इस केस में भी तो इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स या चार्ज पे नेट फोर्स जीरो हो जाता है, तो इस केस में तो जरूरी नहीं मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ठीक है ना। तो ये जो बोल दिया ना ये लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, यही तो गलत है ना। मैं ऐसा केस दिखा सकता हूँ जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है लेकिन चार्ज जो है अनडिफ्लेक्टेड पास हो रहा है, ठीक है। तो ये गलत है ना। दूसरी बात ये भी हो सकती है, डिफ्लेक्टेड नहीं हो रहा है, तो ये भी हो सकता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लाना भी आप चाहते हो तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लाएंगे, मतलब बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई ऐसा एग्जाम्पल दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, आप चार्ज को ऐसा भेजो ना, तो चार्ज का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तब भी इसमें फोर्स नहीं लगेगा, तो ये बिना डिफ्लेक्शन का तो जाएगा, ठीक है। तो ये तो गलत है ना। स्टेटमेंट टू, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। अब एक सेंस में सोचे तो ये भी गलत है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो QVB साइन थीटा होता है। तो अपेरेंटली ये लोग ये सोचे होंगे कि हाँ ये सबको कांस्टेंट मानेंगे तो QF प्रोपोर्शनल टू V है ना, तो उस सेंस में ये बोल दिए होंगे, तो उस सेंस में मतलब नीट नीट है तो चलो मान लेते सही है, तो उतना नहीं एनालिसिस करते। लेकिन मैं गलत इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपका V ही जीरो है, तो जो हम लोग बोलते हैं ना x प्रोपोर्शनल टू वाई, जैसे y इक्वल टू के एक्स लिखते हो आप, ठीक है, y इक्वल टू के एक्स, जहाँ पे के एक कॉन्स्टेंट है, तो आप बोलते हो ना y प्रोपोर्शनल टू x, लेकिन ये तभी होता है जब ये के नॉन जीरो कॉन्स्टेंट हो। अगर ये जीरो हो गया तब इसको चेंज करने से वो चेंज नहीं हो रहा है, प्रोपोर्शनली बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो अगर वेलोसिटी जीरो हो गया या चार्ज जीरो हो गया या थीटा ही आपका ऐसा है कि मतलब साइन थीटा जीरो हो गया, तब एफ प्रोपोर्शनल टू वी नहीं है। तो एफ प्रोपोर्शनल टू वी है, लेकिन ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट में कोई भी जीरो ना हो जाए, मतलब इन सब में से कोई भी जीरो ना हो, तब एफ प्रोपोर्शनल टू वी बोलोगे, ठीक है। अदरवाइज नहीं बोलोगे, लेकिन नीट के लिए उतना नहीं सोचना है। तो स्टेटमेंट वन तो गलत है, तो आपको बस स्टेटमेंट वन गलत है, स्टेटमेंट टू सही है, मतलब एक्चुअली में सही नहीं है लेकिन ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। द लेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट इज इतना एंड इट्स पोल स्ट्रेंथ इतना, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ, वही क्यू इंटू, आप जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का आप स्ट्रेंथ कैसे निकालते हो, पी की वैल्यू क्या निकालते हो, पी की वैल्यू निकालते हो क्यू इंटू डी, है ना, क्यू इंटू डी। तो वैसे ही यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ इंटू डी है 0.1, तो 10⁻⁻⁴ ऐसा यूनिट में है ना, मैग्नेटिक मोमेंट इतना हो गया। इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसका वैल्यू दे दिया है, मेकिंग एंगल 30 डिग्री, ठीक है। तो टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है म्यू बी मैग्नीट्यूड बाई साइन थीटा, ठीक है। अब सबका वैल्यू दे दिया है, देखो म्यू और बी के बीच का एंगल दे दिया है आपको डायरेक्टली 30 डिग्री, तो बस वैल्यू पुट करो। तो म्यू की वैल्यू है 10⁻⁻⁴, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻³ इंटू साइन थीटा है साइन 30 यानी हाफ, तो 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, तो 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, ओके। इन डायरेक्शन मेकिंग 30 डिग्री विथ, हाँ सही है। इन फिगर शोन फाइंड द रेशियो ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटीज λ1 एंड λ2, दैट इज जितना, सो दैट द पॉइंट ओ पे जो फील्ड है दैट इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस पॉइंट पे फील्ड जो है ना इस तरफ होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, मतलब एक्स वाला
टोटल फील्ड नेट फील्ड जीरो होना चाहिए, यानी एक्स के अलॉन्ग फील्ड जितना ये क्रिएट करेगा ये उसका उल्टा क्रिएट करेगा, ठीक है। आपको पता है कि सर्कुलर मतलब सेमी सर्कुलर पोर्शन के कारण, अरे ये तो ऐसा आएगा, सेमी सर्कुलर पोर्शन मतलब सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज उसके कारण जो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के कारण जो फील्ड होता है वो होता है 2k लैम्डा बाय एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे आर है ना, ये लैम्डा वन है तो लैम्डा वन है ना। और सेमी इन्फानाइट वायर के कारण, सेमी इन्फानाइट मतलब एक एंड आप देख सकते हो, एक एंड नहीं, और उस एंड के जस्ट सामने आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पे फील होता है, तो यहाँ से आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पे फील होता है, इस पॉइंट पे फील होता है। अब इसका एक्स वाला पार्ट मैं लिख रहा हूँ, एक्स वाला पार्ट जो होता है, वाई वाला पार्ट भी होता है, एक्स वाला पार्ट भी होता है, तो एक्स वाला पार्ट होता है के लैम्डा बाय आर, तो ये अगर लैम्डा टू है तो के लैम्डा टू बाय आर, ठीक है। तो यहाँ उल्टा दिया हुआ था, ये लैम्डा वन दिया था तो इसको मैं वन लेता हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ ऐसा, ठीक है, और इसको मैं टू लेता हूँ, है ना। अब आप क्या चाहते हो, सुपर पोजिशन लगाओ, तो जब दोनों प्रेजेंट रहेंगे, ये वही यहाँ पे देखो चार्ज है बेसिकली, ये चार्ज, ठीक है। अब दोनों वायर्स प्रेजेंट रहेंगे तो दोनों का फील्ड का सुपर पोजिशन कर दो, तो जब अकेला ये होता तो ये फील्ड होता, जब अकेला ये होता तो ये फील्ड होता, तो दोनों का सुपर पोजिशन करेंगे, तो एक्स के लॉन्ग इसके कारण नेगेटिव एक्स के लॉन्ग जितना होगा इसके कारण पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग उतना ही होगा, तभी ना नेट फील्ड जीरो हो जाएगा, सिर्फ वाई वाला बचेगा, ठीक है। तो दिस इक्वल टू दिस होना पड़ेगा, तो दिस इक्वल टू दिस करेंगे, तो यानी टू लैम्डा टू इक्वल टू लैम्डा वन, है ना। दिस इक्वल टू दिस करो तो के बाय आर कैंसल, तो टू लैम्डा टू इक्वल टू लैम्डा वन, तो आपसे पूछा गया था लैम्डा वन बाय लैम्डा टू, तो जाएगा टू, लैम्डा वन बाय लैम्डा टू टू, ठीक है। In a series RLC circuit, the RMS voltage across the resistor and the inductor are respectively इतना 400 और 700, तो इसके अक्रॉस 400 दे दिया है, इसके अक्रॉस 700 दे दिया है, ठीक है। आरएमएस वोल्टेज है ना। इफ द इक्वेशन फॉर द अप्लाइड वोल्टेज, तो अप्लाइड वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो ये तो पीक वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू हो जाएगा पीक वैल्यू बाय टू, तो आरएमएस वोल्टेज हो जाएगा इसका पीक वैल्यू बाय रूट टू, तो आरएमएस वैल्यू 500 है, ठीक है। तो ये आरएमएस में 500 है, ये 400 है, ये 700 है। आपको पता है कि ये जो 500 का स्क्वायर होता है ये होना चाहिए वही जेड स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपको होना चाहिए ये आर वाले के मतलब वही ईएमएफ का स्क्वायर, ई आर एम एस स्क्वायर, इसके अक्रॉस जो आर एम एस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है उसका स्क्वायर, और इसके अक्रॉस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400 स्क्वायर प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर वाला पोर्शन, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर कितना आ जाएगा 300, वही 54, तो इसको 3 होना पड़ेगा 300, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप होना चाहिए 300, ठीक है। अब देखो इसके अक्रॉस 700 है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो 700 और 300, अब इनका तो फेस अपोजिट होता है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है, ठीक है ना। तो आप आउट ऑफ फेज होते हो तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो 400 आएगा, और 400 वोल्ट, और सॉरी मैं उल्टा किया क्या, और टोटल 300 होना चाहिए, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। तो ये टोटल 300 होना चाहिए, तो ये टोटल 300 होना चाहिए, ठीक है। अब ये 700 है, टोटल 300 चाहिए, तो इसके क्रॉस कितना चाहिए वो 400, हाँ फिर से देख लो, क्रॉस चेक कर लो, ये जो था टोटल था ना, वी एल और सी को मिला के था, मैंने गलती से बस इसका ले लिया, ठीक है। अब देखो 700 और 400 ये दोनों तो आउट ऑफ फेज होते हैं एल और सी का, ठीक है। तो 700 माइनस 400 300 हो जाएगा, तो ये 300, ये 400, 300 और 400 इनके बीच में 90 डिग्री रहता है, तो हो जाएगा 500, ठीक है। ओके, तो आपसे बोला गया पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज, ये सब आरएमएस थे, आरएमएस थी, ये सब आरएमएस थी, तो आरएमएस वोल्टेज इतना है, तो पीक वोल्टेज 400 रूट टू, यानी ऑप्शन बी, सॉरी डी, ठीक है। A copper disc of radius इतना is rotated with its about its center with 10 revolutions per second in a uniform magnetic field इतना, the EMF induced across the radius, ठीक है। तो ये तो रोटेटिंग रॉड जैसा आप मान सकते हो ना, कॉपर डिस्क है, तो आप क्या करो, ये डिस्क है, ठीक है, तो इसमें कोई भी एक रेडियस ले लो, जैसे ये वाला, तो एक रॉड हो गया ना। तो आपसे पूछा गया इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो अब तो एक रॉड है, रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है इस पॉइंट को रोटेट करो तो रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आता है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू लिखते हैं हाफ बी, मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 इंटू ओमेगा, ओमेगा है 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया, तो ओमेगा होता है 2 पाई एफ, और फ्रीक्वेंसी है 10 यानी 20 पाई,
तो 20 पाई इंटू लेंथ का स्क्वायर, लेंथ है 0.1 तो उसका स्क्वायर करेंगे 0.01, ठीक है। ओके, तो हमें आंसर तो चलो अच्छी बात है, 10 है ये, तो ये ख़त्म, तो 0.01 पाई, ठीक है, यानी पाई बाय 100 आ रहा है मेरा। पाई बाय 100 तो है ही नहीं। मैं कैलकुलेशन चेक करता हूँ। तो कॉपर डिस्क ऑफ रेडियस इतना हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर ना, हाफ बी ओमेगा 10 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी इतना है तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई f20 पाई। हाँ, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, लेंथ था 0.1, उसका स्क्वायर करेंगे 0.01, ठीक है। तो हाफ ये 20 को काट के 10 कर देगा, 10 और 0.1 गया। हाँ, तो मुझे लगता है पाई बाय 100 आ रहा ना। तो अगर मेरा कैलकुलेशन एरर नहीं है तो एक ओके, हाँ हाँ मिली वोल्ट में है, सॉरी सॉरी, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मिली वोल्ट हो जाएगा। तो 10 पाई मिली वोल्ट, 10 पाई मिली वोल्ट, हाँ ऑप्शन सी। मैं ये रियलाइज़ नहीं कर रहा था मिली वोल्ट में है ना, ठीक है, नहीं तो बोनस हो जाता। ओके, टू सर्कुलर कॉइल्स कैन बी अरेंज इन एनी ऑफ द थ्री सिचुएशन शोन। तो म्यूचुअल, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा, जितना ज़्यादा लिंकेज होगा, उतना ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, ठीक है। लिंकेज इन द सेंस कि जैसे अगर इसमें आप करंट फ्लो करवा रहे हो तो इसके कारण फील्ड लाइंस को ड्रॉ करोगे आप, तो ये जो फील्ड लाइन्स है सबसे ज़्यादा इसके थ्रू पास होंगे इसी कन्फिग्रेशन में। अगर आप यहाँ फील्ड लाइन्स ड्रॉ करोगे तो उतना पास नहीं हो पा रहे, ठीक है। मतलब बेसिकली इनके प्लेन्स के बीच में जितना एंगल रहेगा, जैसे दोनों पैरेलल है तो मैक्सिमम पास होगा, और दोनों परपेंडिकुलर है तो मिनिमम पास होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो इस केस में पास होना चाहिए, कंफर्म है। इन दोनों में हम लोग डाउट भी करें, सबसे ज़्यादा तो इस केस में पास होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में डाउट मतलब इसमें किस में ज़्यादा हो नहीं पता हमें, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा होगा, तो ये पता है, पक्की बात है, ठीक है। फील्ड लाइन्स ड्रॉ करो ना, जैसे इसमें करंट फ्लो है मान लो ऊपर वाले में, तो इसका फील्ड लाइन्स आप ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है ना। और भी लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ये सब सब मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो ये जब पैरेलल है तभी तो, अब ऐसा करोगे तो यहाँ पे फील्ड लाइन्स देखो ना कितने पास हो पाएंगे इससे, कुछ कुछ ही पास हो पाएंगे, ठीक है। तो एक केस में मैक्सिमम होगा है ना फ्लक्स। तो फ्लक्स अगर एक कॉइल में करंट फ्लो करवा रहे दूसरे कॉइल के थ्रू, फ्लक्स मैक्सिमम मतलब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है वो मैक्सिमम है, ठीक है। A small coil of N1 turns L1 length is tightly wound over the center of a long solenoid of length L2. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना एंड नंबर ऑफ टर्न्स इतना। इफ ए करंट आई फ्लोज इन द स्मॉल कॉइल इन द फ्लक्स। अब देखो फ्लक्स निकालने के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि फ्लक्स इंडिपेंडेंट ऑफ करंट फ्लोइंग है, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू जो है तो इंडिपेंडेंट ऑफ करंट फ्लोइंग होती है, ठीक है ना। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना वो आपका सेम ही आएगा चाहे करंट किसी में ही फ्लो करवाओ आप, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को उल्टा करो आप, तो फ्लक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस की पहले वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। ओके, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है आपका पाई, सॉरी मैं को डिराइव कर लेते हैं, मुझे याद नहीं फॉर्मूला। कॉइल इतना स्मॉल है ना, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने में मान लेता हूँ बड़े वाले कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, तो इन्फिनिटी लॉन्ग कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसके अंदर एक छोटा कॉइल रख दी है ना। अब इसके थ्रू फ्लक्स निकाल रहा हूँ मैं, तो फ्लक्स हो जाएगा बी इंटू छोटे वाले कॉइल का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, स्मॉल को 1 बोल रहा है, सॉरी इसको 2 बोलना पड़ेगा, स्मॉल को 1 बोल रहे हैं लोग, ठीक है। तो बी ड्यू टू 2 एरिया ऑफ 1, देखो करंट तो इसमें फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस टू सेकंड कॉइल है ना, बड़े वाले को ये लोग सेकंड कॉइल बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है सेकंड कॉइल, फ्लक्स निकालने में फर्स्ट कॉइल के थ्रू, तो फ्लक्स निकाल रहे फर्स्ट कॉइल के थ्रू इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट कॉइल इंटू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फर्स्ट कॉइल, है ना। बी इंटू ए एक टर्न के थ्रू हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फर्स्ट कॉइल, ठीक है। अब बी टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फ्लक्स, है ना। अब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा N2/L2, ठीक है। तो इससे आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल जाएगा, जो भी आई टू का आई का सॉरी करंट का कोफिशिएंट होगा वही म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, फ्लक्स थ्रू 1 डिवाइडेड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू 2, ऐसे निकालते हैं ना। म्यूचुअली मतलब क्या, एक के थ्रू फ्लक्स निकालो अगर दूसरे में करंट फ्लो हो रहा हो, ठीक है। तो अगर इसका रेशियो ले तो आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट N2 N1 A1/L2, तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का ब्यूटी क्या है, किसी भी कॉइल में करंट फ्लो हो म्यूचुअल इंडक्टेंस यही आएगा।
अब ऑल तो इसको डिराइव करते तो मैंने मान लिया था बड़े कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है और छोटे कॉइल के थ्रू फ्लक्स निकाल रहा है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस यही आएगा, अगर छोटे कॉइल में भी करंट फ्लो हो रहा होगा और बड़े के थ्रू फ्लक्स निकालोगे तब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस यही आएगा, ठीक है। तो एम की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ किस कॉइल में करंट फ्लो होता है वो होता है, ठीक है ना। तो यही एम की वैल्यू अब इस क्वेश्चन में यूज़ करूंगा मैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए एम की वैल्यू एक बार निकाल लिए ना, अब करंट किस में फ्लो हो, फ्लक्स बेसिकली निकालना है। अगर फ्लक्स थ्रू आपको बिगर कॉइल निकालना है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस सिस्टम इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू स्मॉलर कॉइल, ये कर दो, ठीक है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड नहीं करता किस में करंट फ्लो हो रहा है, और अभी वाला जो मैंने केस माना था उसमें आसान होता है फ्लक्स निकालना, ठीक है। बड़े कॉइल में करंट फ्लो करवाओ तो छोटे कॉइल के, तो इसलिए मैंने वो लिया, तो एम की वैल्यू तो मिल गई वहाँ से मुझे, तो आसान वाला तरीके से मैंने एम निकाल लिया। अब उसको यूज़ कर लेंगे इस डिफिकल्ट वाले तरीके में, क्योंकि आप इसको इंटीग्रेशन से करने जाओ तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम भी लगेगा, उतना मैथ्स भी नहीं आता होगा, ठीक है। करंट फ्लोइंग थ्रू स्मॉलर कॉइल कितना है, ये है आपका आई, ठीक है। सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो म्यू नॉट एन वन एन टू है ना सबका वैल्यू, हाँ, तो म्यू नॉट एन वन एन टू एरिया, तो ए वन एरिया उसका ए वन को ए ही बोला है लोग, ठीक है, इंटू आई म्यू नॉट एन वन एन टू ए वन आई बाई एल टू, तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया ना, एम की वैल्यू सेम रहेगी चाहे करंट किसी में फ्लो हो, ठीक है, बस उससे किया मैं। देर आर टू कंसेंट्रिक हॉलो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, तो स्मॉल आर कैपिटल आर, ये सर्कल क्यों नहीं बन रहा, हाँ, ठीक है। तो स्मॉल आर कैपिटल आर, इसमें चार्ज है, चार्ज ऑन द आउटर शेल इज क्यू, ओके, और सो दैट द पोटेंशियल, ठीक है, व्हाट चार्ज शुड बी प्लेस्ड टू द इनर शेल, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि पोटेंशियल एट ए पॉइंट विच इज डिस्टेंस टू आर फ्रॉम द कॉमन सेंटर इज जीरो, तो कॉमन सेंटर से टू आर डिस्टेंस दूर यहाँ पे पोटेंशियल आपको जीरो चाहिए। अरे भाई ये तो बहुत आसान है, ये आउटसाइड पॉइंट है ना, तो आउटसाइड पॉइंट पे पूरा चार्ज कैसा बिहेव करेगा, सेंटर जैसा, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। कंडक्टिंग है तो यूनिफॉर्म होगा, तो ये चार्ज भी यूनिफॉर्म, ये चार्ज भी यूनिफॉर्म है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए तो इस पॉइंट पे जीरो, आपको इस पॉइंट पे इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा के क्यूब है स्मॉल आर, इसके कारण कितना होगा के कैपिटल क्यूब है कैपिटल आर, तो वी को जीरो करना है, मतलब छोटे वाले स्फीयर के कारण पोटेंशियल डिवाइडेड बड़े वाले के फिर, सॉरी स्मॉल आर क्यों बोल रहा था मैं, हाँ, के क्यू बाय टू आर, और ये हो जाएगा के क्यू बाय टू आर, क्यों, क्योंकि इसके लिए ये पॉइंट कितने दूर पे सेंटर से टू आर, और बड़े वाले के लिए भी टू आर। आपको अगर वो रिप्लेस नहीं करना है तो आप सिंपली सोचो ना, यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के कारण आउटसाइड पॉइंट पे कितना होता है के क्यू बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इसके लिए के क्यू बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर दोनों का सेम है, तो ये जीरो चाहिए आपको, तो ये जीरो तभी हो सकता है जब क्यू की वैल्यू माइनस क्यू हो, ठीक है, ऑप्शन डी है ना। द पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन बाय इज 10 वोल्ट, ठीक है, इट्स फ्रीक्वेंसी इतना, एट टाइम इतना, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना होगा, तो वैल्यू पुट करना है बस एक्सप्रेशन में, तो पीक तो इतना है कॉस ओमेगा, ओमेगा हो जाता है 2 पाई इंटू एफ, एफ है 50 इंटू टाइम, कॉस ओमेगा टी, टाइम कितना है 1/600, ठीक है, तो पाई बाय 6 हो गया, तो 10 कॉस पाई बाय 6 के 10 cos 30, 10√3/2 मतलब 5√3, तो ऑप्शन बी, ठीक है। A resistance of 20 ohm is connected to a source of alternating potential इतना, the time taken by the current to change from its peak value to RMS value, ठीक है ना, ओके। अब ये जो वैल्यू दिया गया है ये पीक वैल्यू कब लेगा, ये पीक वैल्यू तब लेगा जब ये पाई ओमेगा टी आपका 90 डिग्री हो, है ना, या हाँ पाई ओमेगा टी 90 डिग्री हो, ठीक है, तभी पीक वैल्यू होगा, तो मैं ये पाई बाय टू क्योंकि रेडियन में रहता है, ठीक है ना, तो ये पीक वैल्यू तब लेगा, ये आरएमएस वैल्यू कब लेगा, आरएमएस वैल्यू तब लेगा जब, मतलब बेसिकली पीक वैल्यू कब लेगा जब ये लेवल वन हो, ये वैल्यू कब वन कब होगा जब ये 90 डिग्री हो या पाई बाय टू हो, और ये आरएमएस वैल्यू मतलब ये 1/√2 हो, ये 1/√2 कब लेगा जब ये 45 डिग्री हो, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू कब लेगा जब 100 पाई टी ये 45 डिग्री है ना, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो 100 पाई T2 - T1 को मैं डेल्टा टी लिख रहा हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाय 4, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका डेल्टा टी क्या आ जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा 1/400 सेकेंड, यानी 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स, ठीक है। इन एन एल आर सर्किट द वैल्यू ऑफ एल इज इतना, आर इज इतना, इफ इन द सर्किट एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट विथ इतना फ्रीक्वेंसी दे दिया इज कनेक्टेड, द इम्पिडेंस एंड द करंट विल बी, ठीक है। तो एल दिया हमें तो ओमेगा एल निकाल लेते हैं, तो ओमेगा एल
ओमेगा है आपका 2 पाई एफ, तो 100 पाई ओमेगा है जाएगा 2 पाई एफ, तो 50 100 पाई, तो ओमेगा आपका इतना है, ठीक है। तो ओमेगा एल हो जाएगा 100 पाई इंटू इतना, तो ये 40 हो गया। 1/ओमेगा सी निकाल लेते हैं, ओमेगा इतना है और सी की वैल्यू है, सी दिया था ना, ओके सी नहीं है, ये तो एल आर सर्किट है, सॉरी सॉरी सॉरी, सी है ही नहीं, अच्छी बात है, कैलकुलेशन कम होगा। तो ओमेगा एल मिल गया, तो एक्स एल मिल गया मुझे, एक्स सी 0 है, एक्स सी तो प्रेजेंट है ही नहीं, और आपका आर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 30, ठीक है। तो जेड हो जाएगा 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, वही आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। मैं प्लस को इंटू क्यों लिख दे रहा हूँ बार बार, क्योंकि एक्स सी तो 0 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50, है ना। तो जेड हो गया 50, तो जेड इक्वल टू 50 वाला एक ही ऑप्शन है, मतलब यही होना चाहिए, ठीक है। और आपको करंट भी निकालना है, तो ये ई एम एफ डिवाइडेड बाय जेड करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। सीरीज एलसीआर अरेंजमेंट में एक्सएल दिया हुआ है, एक्सी दिया हुआ, आर दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब जो वाट लेस करंट होता है, ये क्या होता है, ये आपका होता है आई आर एम एस कॉस फाई, ठीक है। कॉस फाई निकाल लेते हैं आपको, कॉस फाई क्या होता है, कॉस फाई होता है आर बाय जेड, आर की वैल्यू 40 है, जेड की वैल्यू, जेड निकालो तो आर स्क्वायर प्लस एक्सी और एक्सएल का डिफरेंस का स्क्वायर, तो 50, तो कॉस फाई तो 4/5 है, आई आर एम एस निकालते हैं, आई आर एम एस हो जाएगा ई आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड, ठीक है। तो ई आर एम एस कितना है भैया, ई आर एम एस है, कुछ नहीं बोला गया, मतलब यही है, बाय जेड, जेड है 50, तो ये तो हो गया 4, ठीक है। तो आई आर एम एस 4 हो गया, कॉस फाइव 4/5, तो 16/5 मतलब 3.2, ठीक है। ओके, अगर मैंने कैलकुलेशन सही किया है तो 3.2 सही है, 1 सही हो गया, ठीक है। फिर से मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन, कॉस फाइव होता है आर बाय जेड, रेजिस्टेंस इतना, और इन दोनों का डिफरेंस, सॉरी इन दोनों का डिफरेंस नहीं, जेड की वैल्यू 80 और 50, 30 का स्क्वायर 40, हाँ 50, तो 4/5 वाटलेस करंट होता है, सॉरी ये तो मैं उल्टा बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ, इसके तो करंट आता है ना, ये वाटलेस करंट नहीं, उसका उल्टा है, तो वाटलेस करंट में उल्टा कर दिया मैं, ये है, ठीक है। अरे कंपोनेंट ऑफ करंट अलोंग आपका वोल्टेज, वही तो पावर प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। अगर इनको वेक्टर्स माने तो फेजर में तो मान सकते हैं ना। तो ये तो आपका वाटफुल, मतलब जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो है, तो 3.2 वाला सही है। ये अगर आपको वाटलेस करंट निकालना है तो आई आर में साइन फाइव होना चाहिए, ठीक है, वाटलेस में साइन होना चाहिए। आई आर में आपको पता है 4 था, साइन फाइव हो जाएगा, कॉस फाइव अगर 4/5 है तो साइन फाइव 3/5, तो 12/5 मतलब 2.4, तो वाटलेस करंट 2.4 एम्पेयर होना चाहिए, तो 1 गलत है, 2 सही है, ठीक है। पावर फैक्टर कॉस फाइव 4/5 मतलब 0.8, ये भी गलत है। इम्पीडेंस सर्किट 50, ये सही है, तो 1 एंड 4, 2 एंड 4 आर करेक्ट, 2 एंड 4 आर करेक्ट, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस, तो वेवलेंथ कितना होगा, ठीक है। तो वेवलेंथ होता है सी स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ वेव यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो स्पीड ऑफ वेव इतना हो गया, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है टी का कोफिशिएंट से ओमेगा मिल जाएगा, तो ये ओमेगा हो गया, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ओमेगा बाय 2 पाई, तो ओमेगा बाय 2 पाई, तो 2 पाई कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन सी, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, अंटिल देन बाय।